हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं अपनी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार बेटा लगे रहिए और अपने इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे इंग्लिश का पेपर बेटा पूरे में से पूरे नंबर आपको देकर जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश की तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ करना होगी। जितनी भी वीडियो मैं आपको लगातार भेज रहा हूँ, सभी वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार करें, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाएँ। अभी बेटा मैंने इससे पहले आपको प्रोज के शॉर्ट आंसर की वीडियो भेजी थी, उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे हम अगले ध्यान देंगे बेटा। जितने भी टॉपिक आते हैं मैंने आपको टोटल बता दिए हैं, और सभी टॉपिकों को आप एक तरफ से तैयार करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक छोटा बड़ा नहीं होता। सभी को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सभी से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के इंग्लिश विषय के प्रोज भाग के बेटा लॉन्ग आंसर। कौन से बेटा? लॉन्ग, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में लॉन्ग अवश्य आएगा। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं स्केच द करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। स्केच द करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें चरित्र लिखना है बेटा, चरित्र चित्रण अर्थात करेक्टर स्केच लिखना है। किस किस का? तो ऑप्शन ए के बेटा लैंचो, ऑप्शन नंबर 2 है पोस्ट मास्टर। तो लैंचो और पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच अर्थात चरित्र चित्रण लिखना है। तो चलिए देखते हैं बेटा आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हम देखेंगे लैंचो का, इसीलिए हमने हेडिंग डाल दिया लैंचो करेक्टर स्केच। आपके पेपर में हो सकता है केवल पोस्ट मास्टर का पूछा जाए या केवल लैंचो का। यहाँ फिलहाल हम आपको दोनों बताने वाले हैं। तो लैंचो और पोस्ट मास्टर दोनों का। सबसे पहले हम लैंचो का लिखेंगे, इसलिए हेडिंग डाल दिया मेरे प्यारे बच्चों लैंचो करेक्टर स्केच। देखिए करेक्टर स्केच जितने भी होंगे वो सभी हेडिंग डाल के की जाती हैं। तो पहला हेडिंग पड़ा है बेटा ए हार्ड वर्किंग फार्मर। आपको भी पता है उसकी जो खासियत होती हैं उन्हीं को हम हेडिंग बना लेते हैं। तो ए हार्ड वर्किंग फार्मर का क्या मतलब है? एक मेहनती किसान। तो चलिए इसमें क्या लिखेंगे? आप इस सब की हिंदी को अच्छे से पकड़ें, बेटा रट नहीं पाओगे आप। वीडियो को एक नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखो, उसकी हिंदी को पकड़ो कि प्रश्न में जो आंसर है उस आंसर की हिंदी क्या है, और उस आंसर को फिर हिंदी को फिर इंग्लिश में चेंज कर दो। ठीक है, हो जाएगा आंसर। देखें तो ये हार्ड वर्किंग फार्मर में क्या लिखेंगे? लैंचो बाजे सिंपल मैन। लेंचो एक साधारण आदमी है या मनुष्य है, मानव है, एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर, और वो बहुत मेहनती किसान है या बहुत हार्ड वर्क करता है। एक ऐसा किसान है जो कि बहुत मेहनत करता है। हु वर्कड, वह काम करता है एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड। ऑक्स मतलब होता है बैल, वह बैलों की तरह अपने खेतों में काम करता है। चलिए हो गया बेटा हार्ड वर्किंग फार्मर। दूसरा हेडिंग लव्स फैमिली, वह अपनी फैमिली को प्रेम करता है। तो लैंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म। लैंचो इंटायर क्रॉप, लैंचो की जो फसल थी उसमें हुआ क्या? बैडली मतलब बुरा हुआ, क्योंकि डिस्ट्रॉयड मतलब वो सब नष्ट हो गई, बाय द हेल स्टॉर्म मतलब ओलों से। ओलों के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। सो मतलब इसलिए ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। बिकॉज मतलब क्योंकि ही वरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि वह फैमिली के लिए चिंतित था कि अब मैं अपने परिवार के लिए करूँगा क्या। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा अगले बढ़ते हैं। हेडिंग डालना ही डालना है, दो हेडिंग हो गई बेटा इसके लैंचो के करेक्ट स्केच में। चलिए तीसरी देखते हैं। तो तीसरी हेडिंग में क्या डालेंगे? इनोसेंट मैन, यानी इनोसेंट था काफ़ी वो। देखो लैंचो डिड नॉट नो, लैंचो नहीं जानता था कि डैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। ठीक है, कि लैंचो डिड नॉट नो, नहीं जानता था, देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी। उसे पूरा भरोसा किस पे था? भगवान पे था। वो इतना ईमानदार इंसान था कि उसे पूरा भरोसा था कि गॉड जो है वो उसके लिए पैसे को भेजेंगे। क्या करेंगे? गॉड पैसों को भेजेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था। ऑल दो his only source of living was taken away, he did not lose hope and maintain his belief in God, as he was confident that God could help him in his distress. उसे पूरा भरोसा था कि वो जब जब भी परेशान होगा उसकी मदद करने के लिए कौन होंगे?
भगवान उसकी मदद करेंगे और बहुत अच्छे से उसकी मदद करेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये उसे पूरा भरोसा था, ये पूरी उसे आशा थी। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये तो था लेंचो का करेक्टर स्केच। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पोस्ट मास्टर करेक्टर स्केच। किसका करेक्टर स्केच देखेंगे बेटा? पोस्ट मास्टर का। तो देखें इसमें पहला हेडिंग डालेंगे सेंसिबल एंड कंपैशनेट। सेंसिबल एंड कंपैशनेट देखते हैं, काफ़ी सेंसिबल था ये। ही अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ फैथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ये समझ गया था कि लेंचो को भगवान में कितना भरोसा है। डैट इज सोन बाई लेंचो, और यही उसका भरोसा वो टूट नहीं देना चाह रहा था। यही वह दिखाने के लिए दिखा चाह रहा था कि भगवान ने देख तेरी मदद कर दी है। अगला बेटा काइंड हार्टेड, ईमानदार हृदय वाला था। ही हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी। उसने अपने सैलरी का जो है थोड़ा पार्ट दिया। मतलब अब भाई भगवान को पत्र तो लेंचो ने लिखा था, लेकिन जब उसने देखा था पोस्ट मास्टर ने, तो उसने अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे निकाले थे और आस्क्ड बाय लेंचो विच सोन हिज काइंडनेस, और दयालुता के कारण जितने हो पाए थे उसने लेंचो के लिए भेज दिए थे। अगला है बेटा हेडिंग एम्पैथेटिक पर्सन। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव द मनी। वह बहुत मतलब संतुष्ट हुआ और खुश हुआ जब लेंचो ने रिसीव कर लिया, यानी लेंचो ने पैसों को प्राप्त कर लिया। एज ही लव्ड टू अदर हेल्प अदर, इसी प्रकार वह सभी की मदद करता था। चलिए ये तो करेक्ट स्केच था पोस्ट मास्टर का। अब देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट, अगला। ध्यान से देखते रहें वीडियो को बेटा, अच्छे से देख लें, अच्छे से पास हो जाओगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। क्या है? व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, व्हाट वाज लेंचो बिलीव। मतलब लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा और लेंचो का विश्वास क्या था। अब और मतलब अथवा करके कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, अर्थात लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। बताओ, आए हुए बेटा प्रश्न, पत्र क्यों लिखा था। तो चलिए जान लेते हैं। पता तो आप सबको है ही, लेकिन फिर भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है, परिचय या भूमिका भी इसे कहते हैं। कह रहे हैं लेंचो वाज वेरी सिंपल पर्सन। लेंचो जो है बहुत सीधा व्यक्ति था। हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। देयर वाज नो वन हेल्प इन इज डिस्ट्रेस, उसकी विपत्ति में सहायता करने वाला कोई नहीं था। ये तो बात हो रही है। अब देखते हैं लेटर टू गॉड, उसने पत्र लिखा क्यों था भगवान को। देखो, ही हैड ओनली वन होप, उसकी केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ही स्टार्टेड ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड सो डैट गॉड वुड हेल्प हिम। मतलब क्या है बेटा, उसकी केवल एक ही आशा थी, भगवान से मदद, ईश्वर की सहायता। उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, यानी कि ही स्टार्टेड ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। ठीक है, ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया जिससे ईश्वर उसकी सहायता करें, जिससे ईश्वर गॉड वुड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी सहायता करें। एंड मेक श्योर और सुनिश्चित करें कि डैट ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार वुड नॉट स्टार्वे, कि वह और उसका परिवार भूखा ना मरे। स्टार्वे मतलब भूखा ना मरे। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। ही हैड एन अबंडेंट, वह ईश्वर में अत्यधिक जो था विश्वास करता था। एंड फुल फैथ इन गॉड, और भगवान में पूरा विश्वास करता था। वह ईश्वर में अत्यधिक और पूरा विश्वास करता था। फिर क्या है बेटा, देयर फॉर मतलब होता है अतः, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ। ही अपील्ड टू गॉड फॉर हेल्प, उसने सहायता के लिए भगवान से अपील की थी, या अपील्ड है बेटा। ठीक है, उसने सहायता के लिए भगवान से क्या की थी, अपील की थी, इसीलिए उसने पत्र लिखा था। कंक्लूजन देख लेते हैं, फाइनल बात क्या हुई देख लेते हैं बेटा। कंक्लूजन का मतलब वैसे तो उपसंहार होता है, यानी फाइनल क्या हुआ। तो लेंचोज बिलीव इन गॉड, लेंचो का भरोसा किस में था, ईश्वर में था। सो स्ट्रांग, बहुत भरोसा था लेंचो को, भगवान में बहुत भरोसा था, यानी मजबूत भरोसा था। डैट ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, और डैट ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, और वो लिफाफे को देखकर जो है कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जैसे कोई लिखे, अब आप ही लोग लिखो भगवान के लिए पत्रों को, भगवान मुझे 100 पैसे भेज दो, और आप देखें डाकखाने में आपके भगवान के घर से या भगवान का साइन हुआ पत्र आया, तो तुम खुद ही अचंभे में पड़ जाओगे, अरे भगवान ने भेज दिया। लेकिन वही सिंपल सी बात ये, लेंचो को इतना भरोसा था, उसे पता था भगवान अवश्य भेजेंगे,
इसलिए उसने पत्र को देखकर कोई भी सरप्राइज, कोई भी आश्चर्यचकित उसे नहीं हुआ। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, ये सभी लॉन्ग हैं और इन्हें अच्छे से आपको तैयार करना है। देखो बेटा, अगला प्रश्न है तीसरा, ध्यान से समझें। डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ एंड एटीट्यूड टूवर्ड गॉड एंड मैन। लेंचो के ईश्वर और आदमी के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते उसका चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर बेटा और करके हैं, अब ये भी लेंचो का चरित्र चित्रण है, अभी मैंने ऊपर कराया था, अगर वो याद ना हो तो ये वाला कर लेना, ठीक है। ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेंचो के असीम विश्वास को स्पष्ट कीजिए। या बेटा फिर से और है, ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेंचो के गहरे विश्वास को स्पष्ट कीजिए। लेंचो का गहरा विश्वास था किसमें? ईश्वर में। और करेक्टर स्केच भी इसका दीजिए। तो देख लेते हैं, करेक्टर स्केच भी है और इसमें फेथ इन गॉड वाला भी हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, यानी भूमिका या फिर प्रस्तावना। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। ही होप्ड फॉर गुड क्रॉप इफ द कॉर्नफील्ड गॉट सम रेन्स, उसे आशा थी कि उसकी अच्छी फसल होगी और उसे थोड़ी वर्षा हो जाए, इतनी उम्मीद थी उसे। अब देखते हैं हिज फैथ इन गॉड, उसे भगवान में कैसा विश्वास था। लेंचो वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, लेंचो को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, या उसे ऐसा ज्ञान था, शिक्षा दी गई थी कि ईश्वर सब कुछ देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है। गॉड आल्सो सीज व्हाट इज हिडन इन द मैन कंसाइंस, अर्थात वह ये भी देखता है कि आदमी की आत्मा में क्या छिपा है। ईश्वर ये भी देख सकता है कि आदमी की आत्मा में क्या छिपा है। लेंचो हैड वन होप, लेंचो की केवल एक ही आशा थी, एंड इट वाज हेल्प ऑफ गॉड, और वह क्या थी? भगवान की सहायता थी। सो मतलब अतः या इसलिए ही रोट, उसने ए लेटर टू गॉड, एक भगवान को एक पत्र लिखा। हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्टॉर्म, उसकी पूरी फसल ओलों के कारण नष्ट हो चुकी थी। ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, ये 100 पैसे, 100 पैसों की, टू सर्वाइव, जीने के लिए, उसे जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी, वरना वह और उसकी फैमिली पूरी साल भूखे रहते। ये बेटा ये वाला आप लिख सकते हैं, आपने देखा होगा ऊपर काफ़ी कठिन लग रहा था, ये सरल है तो आप ये वाला भी याद कर सकते हैं। ए सिंपल फैलो, देख लेते हैं, एक साधारण आदमी। लेंचो डिड नॉट नो वर्ल्ड अफेयर्स, लेंचो दुनियादारी को नहीं जानता था। ही वॉज ओनली डेवॉट ऑफ गॉड, केवल ईश्वर का वह भक्त था। डेवॉट मतलब भक्त, केवल वह ईश्वर का भक्त था। तो इसे आप अच्छे से इसकी हिंदी को समझें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखें अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से, जो कि बेटा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देख लेते हैं, इसे भी बढ़िया है बेटा, आया हुआ भी है बेटा, देख सकते हो 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है? व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अर्थात अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे बेटा इसका आंसर, और आया हुआ भी है, जब से एनसीईआरटी लगी बुकों में हर साल ये आता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं बेटा ध्यान से इसका। कैरेट टू गेट फ्रीडम फॉर हिज पीपल फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड, अर्थात क्या है? अपने देशवासियों को रंगभेद के शासन से छुटकारा दिलाने के लिए अगले देखते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू अंडरगो मैनी हार्डशिप एंड फॉर दिस सफर्ड ए लॉट, छुटकारा दिलाने के लिए मतलब फिर से समझ लेते हैं यहाँ तक की हिंदी, कि अपने देशवासियों को रंगभेद के शासन से छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्रयास में नेल्सन मंडेला को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैनी हार्डशिप, सफर्ड ए लॉट, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगले देखते हैं। दिस ग्रेट पैट्रियोट, इस महान देशभक्त को, हैड टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का अर्थ क्या होता है? इस महान देशभक्त को सैक्रिफाइस द कंफर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली, इस महान देशभक्त को अपने घर, प्यारे परिवार को तथा आराम का त्याग करना पड़ा। लविंग फैमिली, प्यारे परिवार को, कंफर्ट ऑफ हिज होम, और घर के आराम को, सबको क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। ही वेज
उन्हें डिक्लेयर एन आउट वे फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी फॉर ऑल हिज फॉलो ब्लैक अफ्रीकन्स, अर्थात उन्हें अपने साथी जो ब्लैक मतलब जो काले अफ्रीकी अश्वेत अफ्रीकियों के लिए समानता की मांग करने के लिए एक डाकू घोषित कर दिया गया। क्या बेटा घोषित कर दिया गया? डाकू घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगले देख लेते हैं। ही वाज पनिश्ड, उन्हें सजा दी गई। आइसोलेटेड एंड पुट इनटू जेल, और उन्हें कहाँ? उन्हें सजा दी गई और अलग थलग किया गया और उन्हें जेल में कितने 27 ईयर और 27 वर्षों के लिए उन्हें सलाखों के पीछे यानी जेल में भी डाला गया था। ही एंड हिज कमरेड्स वर ऑपरेस्ड एंड टॉर्चर्ड वियंग टॉरेंस। देखिए बेटा, टॉलरेंस अर्थात इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? उन्हें और उनके साथियों को असहनीय रूप में उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया। किस किस को बेटा? ही एंड हिज कमरेड्स वर ऑपरेस्ड एंड टॉर्चर्ड बियॉन्ड टॉलरेंस, उन्हें और उनके साथियों को बहुत प्रताड़ित किया गया। ही सफर्ड हंगर, ही सफर्ड हंगर, उन्हें भूख ऑपरेशन एंड injustice but kept the fame of independence burning in his heart, अर्थात उन्हें भूख अत्याचार और अन्याय को सहन किया उन्होंने, परंतु स्वतंत्रता की ज्योति को अपने हृदय में प्रज्वलित किया। यानी फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ज्योति को, बर्निंग मतलब जलाए रखा, इन हिज हार्ट अपने हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखा। हेज अनडाउटेड करेज, उनका ये अदम्य साहस, ये निरंतर साहस, परसिस्टेंट स्ट्रगल एंड अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस बोथ फ्रूट एंड साउथ अफ्रीका, अर्थात अगले देख लेते हैं बेटा, ये पूरा सेंटेंस कर लेते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड ऑफ 10 मई 1994, उनका ये साहस, निरंतर संघर्ष और अद्वितीय बलिदान फलीभूत हुआ और दक्षिण अफ्रीका को 10 मई, कितने बेटा? 10 मई 1994 को रंगभेद शासन वाला एक कौन मिला था बेटा? से रंगभेद शासन से छुटकारा मिल गया। रंगभेद शासन से छुटकारा मिल गया। कब मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? 10 मई 1994 को। चलिए देख लेते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट एन ए? व्हाट डू यू नो अबाउट एन ए? ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना इसे। ठीक है, क्योंकि एन ए वाले चैप्टर से हर बार बेटा आ रहा है, हर बार, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि ना आया हो, प्रत्येक बार बेटा इस चैप्टर से आता है, इसीलिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट डू यू नो अबाउट एन ए? वाई डिड सी डिसाइडेड टू राइट हर प्रपोजल डायरी? आप एन के बारे में क्या जानते हैं? उसने अपनी व्यक्तिगत डायरी लिखने का क्यों निर्णय लिया? ओ आर मतलब और यानी अथवा। वाई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन ए डायरी? एन फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाए रखी? एन फ्रैंक ने डायरी क्यों बनाए रखी? आप देख सकते हैं बेटा 22 और 23 में आया हुआ ये पेपर है। चलिए आंसर देखने की कोशिश करते हैं बेटा इसे। ठीक है, क्यों बनाए रखा या क्यों निर्णय लिया, देख लेते हैं बेटा। इसका आंसर अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। एनी इज ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एनी जो थी वो 13 वर्ष की एक स्कूल बालिका थी। सी हैज ए गुड फैमिली, उसका परिवार अच्छा था या उसका अच्छा परिवार है। सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्यार करती है। एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और उसकी 16 साल की बहन है। सी हैज़ अबाउट 30 फ्रेंड, और उसके लगभग 30 दोस्त हैं। चलिए बेटा, उसके 30 मित्र हैं यानी दोस्त हैं। अगले देखते हैं। सी हैज़ नो सच ए फ्रेंड इन होम सी कुड कन्फिड, अर्थात क्या है बेटा? उसका कोई ऐसा मित्र नहीं है जो विश्वसनीय हो। ठीक है, फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर, ठीक है, मित्र इतने निकट नहीं आ सकते कि डैट की सी कुड स्टेट हर प्रपोजल एक्सपीरियंस टू दैम,
इतने निकट नहीं आ सकते कि वह उन्हें अपना निजी अनुभव बता सके या अपने मन की बात बता सके। सी हियर्ड ए सेइंग, पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल। अर्थात उसने एक कहावत सुनी थी कि कागज लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्यवान होता है। कागज लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्यवान होता है। अगले, पेपर मेक से डायरी। पेपर मेक से डायरी, उसने कागजों से डायरी बनती है। हैंस ए डायरी इज ए नोटबुक विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस। अर्थात अतः डायरी हमारी एक नोटबुक है विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, जिसको हम विश्वसनीय कह सकते हैं। इट कीप्स द सीक्रेट, यह रहस्य सुरक्षित रखती है। सेफ मतलब सेफ रखती है, यह रहस्यों को सुरक्षित रखती है। अनलेस इट इज स्टोलन बाई समवन, यदि किसी के द्वारा चुराई ना जाए। दिस इज एनी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, एन ने डायरी लिखना शुरू किया था। ठीक है बेटा, उसने बताया है इसमें कि जो डायरी होती है, जो कागज़ होता है, वो लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है। दोस्त तो गद्दारी भी कर जाते हैं पर डायरी ऐसा नहीं करती, इसीलिए वो अपनी मन की बात जो है वो डायरी में लिखती है। अगर वो किसी के हाथ ना लगे तो डायरी आपकी सभी बातों को प्राइवेट रख सकती है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखें, ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है बेटा। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एन ए। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ एन ए, अर्थात एन का चरित्र चित्रण कीजिए। ओ आर का मतलब होता है और या अथवा। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक्स लाइफ। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक लाइफ, अर्थात एन फ्रैंक के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। एन ए हैज फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। एन ए के जीवन में बहुत सी विशेषताएं थीं। जैसे पहला हेडिंग डालेंगे बेटा, इंटेलिजेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? इंटेलिजेंट। करेक्टरिस्टिक्स आने के पूरे चांस है बेटा स्केच, लेकिन हेडिंग डाल के ये होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। इंटेलिजेंट देख लेते हैं। एन ए इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन ए जो है वो बुद्धिमान लड़की है। सी इज एन एविड रीडर एंड राइटर, वह एक उत्सुक पाठक तथा लेखक है। हर डायरी रिवील हर इंटेलिजेंस एंड हर, उसकी डायरी की बुद्धिमानी तथा सीखने के प्रति लविंग ऑफ लर्निंग, और सीखने के प्रति उसका प्रेम उजागर है या वह काफ़ी प्रेम करती है। डायरी में लिखना और उसको प्रेम करना या उसे सजा कर रखना। चलिए अगले देखते हैं, क्रिएटिव। किसे देखते हैं बेटा? क्रिएटिव। हेडिंग ही डाल डाल के होगा, दूसरा हेडिंग है बेटा क्रिएटिव। देख लेते हैं। एन ए इज एन एप्ट राइटर गिफ्टेड विद द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग, अर्थात एन एक कुशल लेखक है जिसे कहानी बताने का कौशल उपहार में मिला है। सी राइट्स हर असाइनमेंट ओवर चटर बॉक्स विद क्रिएटिविटी, अर्थात वह एक बातूनी के विषय में अपने गृह कार्य को रचनात्मक के साथ लिखती है। बातूनी यानी चटर बॉक्स मतलब बातूनी के साथ अपना जो घर का काम होता है वो अच्छी तरह से लिखती है। अगला है बेटा फन लविंग। फन लविंग अगला क्या हेडिंग है बच्चों? फन लविंग। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मज़े करने वाली, अर्थात एन इज ए फन लविंग गर्ल। एन ए मज़े करने वाली एक लड़की है। सी लव्स टॉकिंग इन द क्लास, वह अपने क्लास में काफ़ी बात करना पसंद करती है। सी एज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड जो हैं, मित्र जो हैं। एंड मतलब और। सी इंजॉय बिगनिंग इन द क्लास, उसे कक्षा में रहना काफ़ी पसंद है। उसके मित्र हैं और उसे कक्षा में रहना पसंद है। अगला हेडिंग है बेटा सेंसिटिव एंड इमोशनल। क्या मतलब है इसका? सेंसिटिव एंड इमोशनल मतलब संवेदनशील तथा भावात्मक। ध्यान से देखें, एन ए इज सेंसिटिव एंड इमोशनल। एन ए संवेदनशील और भावात्मक है। सी लव्स हर फैमिली, वह अपने परिवार से प्रेम करती है। सी मिस्ड हर ग्रैंड मदर हु हैज पास्ड अवे, वह अपने दादी को काफ़ी याद करती है, जो अब उनकी काफ़ी याद आती है, जो गुजर चुकी हैं। अगले देखते हैं बेटा, अगला हेडिंग देखते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं पहले। देखें, अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, एक गुड सिस्टर, एक अच्छी बहन। एन ए हैज़ एन एल्डर सिस्टर मार्गॉट। एन ए की एक बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गॉट है। सी लव्स हर सिस्टर, वह अपनी बहन को प्रेम करती है। सी लैक्स स्पेंडिंग टाइम विथ हर, वह उसके साथ समय बिताना चाहती है। वह उसके साथ टाइम बिताना चाहती है या उसके साथ काफ़ी बातें करना
चाहती है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है बेटा वितली। क्या है? यानी चतुर। वितली मतलब चतुर। एन एज क्वाइट वितली। एन ए काफ़ी चतुर है। सी नोज सी नो that Mr. Kissing is giving her extra homework due to her talking in the class. वह जानती है कि मिस्टर कीजिंग उसे कक्षा में बात करने के कारण अतिरिक्त यानी ज़्यादा होमवर्क देती हैं। सी थ्रो हर पोएम अ डक एंड शन एंड देयर डकलिंग्स जस्टिफाई हर टॉकिंग नेचर। वह अपनी बतख और हंस तथा उनके बच्चों की कविता के माध्यम से अपनी बात करने की आदत को जायज ठहराती है। जस्टिफाइड हर टॉकिंग नेचर ठहराती है। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगला जो प्रश्न है, राइट द टू लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, अर्थात चाय की खोज के विषय में दो दंत कथाओं को लिखिए। राइट द टू लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के विषय में दो दंत कथाओं को लिखिए। अभी कौन सा है बेटा? चाय के ऊपर है, तो ध्यान से देखेंगे। चाय के कहानी के विषय में किसको लिखिए? दो दंत कथाओं को लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं बेटा इसको भी। और ये अथवा करके भी एक दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो बेटा, कह रहे हैं राइट आर द वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द क्लास ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अर्थात ग्लिम्स ऑफ इंडिया नामक पाठ में चाय की उत्पत्ति के विषय में कई दंत कथाएं हैं। कई दंत कथाएं हैं। चलिए एक अथवा करके और प्रश्न दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मन कट ऑफ हिज आईलिड अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। एक भारतीय दंत कथा के अनुसार बौद्ध भिक्षुक ने जब अपनी पलकें काटकर अलग कर दी तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं, क्योंकि आंसर बहुत ही अच्छा है बेटा इसका। देखिए आंसर में कह रहे हैं देयर आर मैनी पॉपुलर लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, अर्थात कि चाय की खोज के विषय में कई दंत कथाएं हैं। टू आर दैम आर फॉलोज, उनमें से दो इस प्रकार हैं या दो लोकप्रिय हैं। पहली देख लेते हैं। ए चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइल्ड वाटर, एक चीनी सम्राट को पानी को उबालकर पीने की आदत थी। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स फ्रॉम द फायर बर्निंग अंडर द फॉल अ पॉट फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, अर्थात कि एक दिन बर्तन नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां उस बर्तन में गिर पड़ी जिसमें पानी उबल रहा था। इट गेव डिलाइसियस फेवर, इससे पानी का स्वाद अच्छा हो गया। टू द वाटर, पानी का, इससे पानी का स्वाद काफ़ी सुगंधित हो गया। इट सेड, यह कहा जा सकता है, डैट मतलब कि दोज वर टीज लीव्स, यह पत्तियां किसकी थीं? चाय की पत्तियां थीं। ये कहा जा सकता है ये चाय की पत्तियां थीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। दूसरा पॉइंट है एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस, अर्थात भारतीय दंत कथा इस प्रकार है कि वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क, एक समय एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम बौद्ध भिक्षुक था। यूज टू फील स्लीपली ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्या था? जिसे तपस्या करने के समय नींद आती थी। ठीक है, नींद आती थी। ही कट ऑफ हिज आईलिड, अतः उसने अपनी पलकें ही काट दी थी। नींद आती थी तो पलकें बंद होती थी, उसने अपनी पलकें ही काट दी थी। द प्लेस वेयर आईलिड फेल, काट दी थी उस स्थान पर जहां पलकें गिरी। 10 प्लांट्स ग्रे अप, 10 पौधे उगाए थे। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स, जब इन पौधों की पत्तियों को वर पुट इन हॉट वाटर, एक गर्म बर्तन में डाला गया। दे वेनिस्ड स्लीप, डाला गया तो नींद गायब हो गई। मतलब पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया तो नींद गायब हो गई। तो ये थी बेटा भारतीय दंत कथा कि एक बौद्ध भिक्षुक थे, वो तपस्या करते थे, उन्हें नींद आती थी, उन्होंने पलकें ही काट दी थी अपने। पलकें काटने के बाद क्या हुआ था? पलकें जब उन्होंने काट दी थी तो फिर उससे 10, जहां उन्होंने डाली थी पलकों को, तो वहां 10 पौधे उगाए थे। और 10 पौधे उगाए थे, उन पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया, उनकी पत्तियों को, और नींद फिर गायब हो जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं ध्यान से बेटा। बल्ली वाला भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
प्रत्येक बार आ रहा है, ये बात आप भली प्रकार से जानते हैं। तो चलिए इनके भी लॉन्ग को हम देख लेते हैं। क्या है लॉन्ग, जरा ध्यान से हम समझेंगे। कह रहे हैं व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर टूवर्ड्स वल्ली, अर्थात परिचालक और अन्य यात्रियों की बल्ली के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। और समझ लेते हैं। कह रहे हैं वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, अर्थात परिचालक वल्ली को मैडम क्यों कहता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फिर है बेटा और मतलब अर्थात। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अर्थात एक प्रश्न और है जिन सबका आंसर बेटा एक ही होने वाला है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, अर्थात बस परिचालक ने बल्ली का किस प्रकार क्या किया था बेटा, स्वागत किया था। बल्ली का किस प्रकार स्वागत किया था। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। आंसर बेटा द कंडक्टर वाज ए जॉली काइंड ऑफ मैन, परिचालक मजाकिया आदमी था। जॉली काइंड ऑफ मैन मतलब मजाकिया आदमी था। ही वाज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक करने का शौक था। ही वाज आल्सो वेरी ह्यूमरस, वह बहुत ही हास्यपूर्ण व्यक्ति था, मतलब हंसी मजाक वाला व्यक्ति था। ही इंजॉय जोकिंग विथ ऑल अलाइक, है ना, वह सभी तरह की मजाकों का मजा लेता था। वैन मतलब जब बल्ली वॉर्डेड द बस, जब बल्ली बस में चढ़ी। सी एक्ट इन ए मैटर एंड बोल्ड मैनर, चढ़ी तो उसने परिपक्व और रोबदार ढंग वाला व्यवहार किया। सो मतलब इसलिए द कंडक्टर डिसाइड टू ह्यूमर्स हर, इसलिए परिचालक ने उसका मजाक लेने का निश्चय किया। ही एड्रेस्ड हर एज मैडम एंड आस्क्ड एवरीवन टू मेक वे फॉर हर, मतलब उसने उसे मैडम करके संबोधित किया और प्रत्येक यात्री से उसे रास्ता देने का आग्रह किया कि सभी लोग रास्ता दो मैडम को। ही ऑफर्ड हर ए सीट राइट इन द फ्रंट, उसने उसे सामने वाली सीट दे दी। द अदर पैसेंजर लुक्ड एट वल्ली, दूसरे यात्री बल्ली को देख रहे थे। एंड लव्ड विथ हर विथ द कंडक्टर, बल्ली को देख रहे थे या देखा और परिचालक के साथ सभी हंसने लगे। यानी कंडक्टर, परिचालक मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ सभी लोग क्या करने लगे, हंसने लगे थे माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला प्रश्न देखो, बल्ली का करेक्टर स्केच। बेटा करेक्टर स्केच इस बार आने के पूरे चांस हैं। क्या है, ड्रा द करेक्टर स्केच ऑफ बल्ली, अर्थात बल्ली का चरित्र चित्रण कीजिए। और फिर ओ आर और अगला देखते हैं। स्केच द करेक्टर ऑफ बल्ली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस पाठ के अनुसार बल्ली का चरित्र चित्रण करें। बेटा दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए करेक्टर स्केच मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेडिंग डालकर होने वाला है। पहला हेडिंग है बेटा इंट्रोडक्शन। बल्ली वाज ए 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल, बल्ली क्या थी, 8 वर्षीय एक ग्रामीण लड़की थी। शी हैड नो पेमेंट इन द स्ट्रीट, उसे गली में कोई साथी नहीं था। सही, प्लेमेट्स है, प्लेमेट्स नहीं प्लेमेट्स इन द स्ट्रीट, उसका गली में कोई साथी नहीं है। हर फेवरेट पास टाइम इज टू स्टैंड एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउसेस, उसका पसंदीदा काम घर के दरवाजे पर खड़े होकर क्या था, वॉच थिंग, चीज़ों को देखना, और पीपल एंड देयर एक्टिविटीज, और लोगों को देखना और उनकी गतिविधियों को देखना। सी नॉट ओनली सेटिस्फाइड, वह सिर्फ उसकी सी नॉट ओनली सेटिस्फाइड हर क्यूरियोसिटी बट आल्सो गेन न्यू एक्सपीरियंस, मतलब वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा ही संतुष्ट नहीं करती बल्कि नए अनुभव भी प्राप्त करती थी। चलिए अगला देखते हैं बेटा। हर डिटर्मिनेशन, वल्ली इज ए गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वल्ली एक दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। सी इज फैसिनेटेड बाय द बस डैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, उसने एक इच्छा विकसित की और एक उत्कंठा जो सी डेवलप ए डिजायर, उसने एक इच्छा व्यक्त की। एंड देन लॉगिंग टर्निंग इनटू डिटर्मिनेशन टू राइड द बस, और क्या था, उसने एक इच्छा विकसित की और एक उत्कंठा जो बल्ली बस में सवारी करने का दृढ़ निश्चय बन गई थी। उसने देखते देखते उसकी एक ऐसी इच्छा बन गई थी कि मैं बस में सवारी अवश्य करूंगी, उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगला हेडिंग है बेटा हर प्लानिंग, उसने प्लान किया था। सी मेटिकुलसली प्लान्स फॉर इट, गैथर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द
डिस्टेंस। कि मतलब क्या था बेटा, उसकी योजना क्या थी? दूरी, समय और टिकट के पैसे की जानकारी एकत्रित करके, टाइम एंड टिकट्स मनी एकत्रित करके वह सावधानी पूर्वक इसके लिए योजना बनाती है। क्या बनाती है? शोइंग सेल्फ रिस्ट्रेन, अर्थात स्वनियंत्रण करके वह ही रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट या पेपरमिंट, वह नियंत्रण करके वह पेपरमिंट और टॉयज मतलब खिलौने, और मतलब खिलौने, और या राइड और मैरी गो राउंड और गोल घूमने वाले झूले को त्याग देती है। इन सबको त्याग देती है, पेपरमेंट, खिलौने, झूले, सबको त्याग देती है, इससे पैसे बचाती है। 10 मतलब इस प्रकार सी सेव 60 पैसेज फॉर द बस जर्नी, उसने इस प्रकार बस यात्रा के लिए 60 पैसे वो बचा लेती है। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं हेडिंग। सभी हेडिंग डाल के ही होगा ये करेक्ट स्केच। वर्ल्ड इन नेचर, वर्ल्ड इन नेचर यानी प्रकृति के प्रति ये निडर है। द वे सी स्टॉप द बस, यानी उसका बस को रोकने का ढंग। वर्ड्स इट विदाउट द कंडक्टर्स हेल्प एंड रिफ्यूज हिज प्री थ्रेट रिवील्स हर कमांडिंग्स कॉन्फिडेंट सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर। मतलब परिचालक यानी कंडक्टर की सहायता से बिना बस पर चढ़ना और उसकी निःशुल्क सेवा से इनकार करने की उसको दृढ़ता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी प्रकृति का परिचय मिलता है। हर enthusiasm and excitement to the lookout at outside scenery shows that she knows how to enjoy herself, अर्थात बाहर के दृश्यों को देखने में उसके उत्सुकता और उत्साह ये दर्शाते हैं कि स्वयं का मनोरंजन कैसे करना चाहिए और वह ये सब अच्छे से जानती है। अगला हेडिंग है बेटा इस प्रश्न का लास्ट, इस उत्तर का, सेंसिटिव यानी संवेदनशील। से सेंसिटिव, वह काफ़ी भावुक है, संवेदनशील है। टू मतलब भी हर स्पिरिट्स आर डैम्पेंड एंड सी बिकम्स सैड टू सी अ डेड काउ। वह जब मृत गाय को देखती है तो उसका मन उदासी से भर जाता है और वह कैसी हो जाती है बेटा? सैड हो जाती है, यानी काफ़ी दुखी हो जाती है। चलिए ये तो था उसके करेक्ट स्केच। अब देखते हैं बेटा हम अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ये भी हमारा लॉन्ग प्रश्न ही है और दिस इज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या है? हाउ डिड गौतम बुद्ध मेक गौतमी रियलाइज दैट डेथ वाज कॉमन टू ऑल। गौतम बुद्ध ने गौतमी को कैसे महसूस कराया कि मृत्यु सभी को आनी है। और बेटा अथवा करके अगला प्रश्न है, वाई वाज की सा गौतमी इन सो मच ग्रीफ व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। किसा गौतमी घोर दुख में क्यों थी, अंत में उसने क्या जाना। फिर है बेटा और चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखें कई प्रश्न है बेटा, आंसर सबके सेम रहने वाले हैं। हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस केसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, अर्थात गौतम बुद्ध ने किस प्रकार केसा गौतमी को समझाया कि मृत्यु अटल है। फिर है बेटा और अथवा करके एक और आ सकता है, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट दैथ, अर्थात कीसा गौतमी ने मृत्यु के विषय में क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए बेटा अच्छे से इसका आंसर देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बेटा, और 4 प्रश्न हैं, इनमें से कोई सा भी आए आपको लिखना यही है। ठीक है, आंसर में देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब भूमिका या परिचय। कीसा गौतमी ओनली सन डाइड, मतलब कीसा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। सी वाज इन ग्रेट ग्रीफ ड्यू टू इट, इसके कारण वह बड़े दुख से पीड़ित थी। सी कैरिड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेवर्स, यानी वह मृत बच्चे की दवा लेने के लिए किस किस के आस्किंग दैम फॉर मेडिसन किसके पास गई थी? नेबर्स मतलब पड़ोसियों के। वह मृत बच्चे की दवा लेने के लिए अपने सभी पड़ोसियों के घर गई थी। ए मैन एडवाइज हर गो टू बुद्धा, एक आदमी ने उसको बुद्ध के पास जाने का सलाह दी थी। अगला हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, सी गॉज टू बुद्धा, अर्थात वह बुद्ध के पास जाती है। फिर क्या होता है? कीसा गौतमी वेंट टू बुद्ध टू गेट मेडिसन, कीसा गौतमी अपने बच्चे को ठीक करने वाली औषधि लेने के लिए बुद्ध के पास गई।
डैट कुड श्योर हर सन। बुद्ध ने उसको, ध्यान से देखें, हर सन, डैट मतलब डैट वुड श्योर हर सन, अपने बुद्ध को जीवित करने के लिए मेडिसिन लेने के लिए गई। बुद्ध आस्क्ड हर सन टू गेट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट देयर लव्ड वन। अर्थात बुद्ध ने उसको उस घर से मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा जहां उसके किसी प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध ने कहा था ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों लाओ जहां उसके प्रिय की मृत्यु ना हुई हो। सो शी वेंट फ्रॉम हाउस टू प्रोसीजर सच ए सीड। क्या हुआ था? अतः वह घर घर ऐसी सरसों प्राप्त करने के लिए गई। फिर क्या हुआ? सो बट सी फेल्ड टू फाइंड सच हाउस। परंतु वह ऐसा घर ढूंढने में असफल रही। उन्होंने कहा था सरसों लाना ऐसे घर से जहाँ किसी के अच्छे इंसान की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन ऐसा घर कोई सा नहीं मिला। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं हेडिंग। ध्यान से देखें बेटा अगला हेडिंग। सभी हेडिंग अच्छे हैं बेटा, सब। बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, अर्थात बुद्ध उसकी सोच को बदल देते हैं। बुद्धा मेड कीसा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन ब्रीफ एंड मिक्स्ड। क्या है इसका मतलब? बुद्ध ने कीसा गौतमी को महसूस कराया कि नश्वर प्राणियों का जीवन क्षणभंगुर होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है। अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। विथ पेन, पेन का मतलब क्या होता है बेटा? कष्टपूर्ण या दुख के साथ। दोज हु आर बॉर्न हैव टू डाई एंड आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड ऑन या वन नो बॉडी कैन गेट पीस ऑफ माइंड बाई ग्रोइंग एंड लेमेंटिंग। अर्थात जो पैदा हुआ है उसको मरना है और अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बाद रोने पीटने से किसी को मानसिक शांति नहीं मिलती। मतलब जो पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही मरना है, और अपने प्रिय की मृत्यु भी हो जाएगी तब भी रोने पीटने से शांति नहीं मिलती। अगला हेडिंग है बेटा कंक्लूजन, अर्थात उपसंहार। फिर कह रहे हैं फाइनली, यानी अंत में, कीसा गौतमी लर्न दैट वन हु हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अंत में कीसा गौतमी समझ गई कि जो कोई सहनशील बन जाता है उसको मानसिक शांति मिल जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रोज के कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिन्हें आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो आप यकीन मानिए बेटा पेपर में आपका कोई भी प्रश्न बचने को नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया है या ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके भी बताएं बेटा वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।